हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, लड़ना जरूर है और किसी और से नहीं, अपने से लड़ना है। और जब आप अपने से लड़ेंगे, आपके अंदर बहुत ताकत है, उस ताकत का जरूर इस्तेमाल करें। और अभी तो लगा देंगे, फिर चाहे कितनी ताकत लगाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आज ही अपनी कोशिश करेंगे, पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ये 2025 साइंस का पेपर है, वो भी 824 लिखा है, सी के सेट। करेंगे जरूर, सारे सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। और ये प्रश्न मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी प्रश्न, बड़े क्वेश्चन से लेकर के छोटे क्वेश्चन तक, फिजिक्स केमिस्ट्री के सभी प्लेलिस्ट बना करके दे दी है। आप सी के सेट से जाकर के चैनल पे देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं ओएमआर के क्वेश्चन। किस तरह से कर रहे हैं आइए देख लेते हैं। आपको करने जरूर है। ओके, कैसे है? पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है। सबसे अधिक विक्षेपण का रंग होता है। आप जानते हैं, जिन्होंने ये प्रिज्म देखा होगा, ऐसे करके प्रिज्म होता है, हैं? तो आधार की ओर कौन सी किरण आती है? वो आती है बैंगनी किरण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? मैं थोड़ा थोड़ा संकेत देते जाऊंगा। अब देखो, अगला प्रश्न है, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है। तो आप देखते हैं ना, वो श्वेताभ सफेद नहीं होता, नीला भी नहीं होता, कृष्णा काला भी नहीं होता, और कैसा होता है? रक्ताभ, मतलब लाल दिखता है। उसको कह रहे हैं रक्ताभ। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी किस तरह की दी है, मजे की बात है ना। तो आपको समझना है वो कैसा है, रक्ताभ है। ये 2 का बी नंबर सही है। अब आता है अगला क्वेश्चन, 3 नंबर। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजर जाती है। तो देखो भाई, दर्पण है अवतल, और अवतल दर्पण बनता है कुछ इस तरह से, ऐसे करके बनता है, सही है। और ये हमारे पास ये मुख्य अक्ष है। अगर ये प्रकाश केंद्र से सीधी जा रही प्रकाशीय किरण ऐसे करके, तो उसी रास्ते से वापस हो जाती है। तो ये कौन सा है? वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र एक ऐसा बिंदु है जहां से प्रकाश बिना इधर उधर हटे सीधी जाती है और उसी रास्ते से वापस भी आती है। तो ये आपका हो गया सी नंबर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु का सीधा, आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? देखो भाई, लेंस जो है अवतल लेंस है। इसका कैसे करके होता है आप देख लें, अपने घर पे करके देखें। ऐसे करके होता है कुछ उसका फिगर। ऐसे ये वस्तु आ गई और ये प्रकाशीय किरण कुछ इस तरह से आप देखें, यहां बनता है छोटा सा प्रतिबिंब है, वो भी बनता है सीधा। और कैसा? आभासी। सीधा आभासी वस्तु से छोटा तो कौन बनाता है? वो अवतल लेंस बनाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परपथ में बहने वाली विद्युत धारा की इकाई है, मतलब मात्रक है, क्या यूनिट है इसका? एम्पियर है। ये तो वाट शक्ति का मात्रक है, सामर्थ्य का। ओम प्रतिरोध का मात्रक, और वोल्ट जो है वो विभव का मात्रक है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया बी नंबर सही। आपके क्वेश्चन सारे इजी हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन को हम आसानी से कर लेंगे। कोई करने का क्वेश्चन आएगा तो जरूर करूंगा भाई, ऐसी कोई बात तो मेरे समझ में आ नहीं रही है जो क्वेश्चन को हम करें। अगर आपको लगता है कि ना करवाना बहुत जरूरी है तो मुझे जरूर बताएं कि क्वेश्चन को कर दीजिए, जैसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बताएंगे जरूर। अगला देखेंगे, नंबर आएगा हमारा 6 नंबर। समान प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा? देखो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो हमारे पास जो आंसर होता है किसका, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है, वो ये होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने भी जोड़ लें इसमें, तो ये बताया एक एक का R R R है। मतलब मान लिया हमने कि प्रत्येक प्रतिरोध कितना है? R है, मतलब 3 है, तो इसका भी R है, इसका भी R है, और इसका भी R है। तो ये टोटल कर दिया, टोटल को मैं T लिख रहा हूं, तो RT बराबर कितना हो जाएगा? RT बराबर कितना हो जाएगा भाई?
आर टी बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 आर हो गया। कितना हो गया, 3 आर। तो 3 आर हो गया। अब पहला कितना था, पहले था आर, और अब कितना हो गया 3 आर, तो इसका मतलब तिगुना होगा। पहला कितना हो जाएगा, 3 गुना। समझ में आ गया होगा आपके आंसर। अब तो कितना हो गया भाई आंसर, तिगुना। ये आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो कोई सीधे धारावाही चालक ऐसे है, तो इसके चारों तरफ ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये मेरी उंगली कैसे चल रही है, पेंसिल कैसे चल रही है, वृत्ताकार। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो खाने का सोडा जो होता है वो NaSCO3 होता है। ये है धावन सोडा, धुलने वाला। और ये तो गलत सूत्र है, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र है। ठीक है, और ये NaCl नमक का सूत्र। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा खाने का सोडा का, NaSCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ओके, आगे आ गया। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह ब्यूटेनोन का ये है, जिसके दोनों तरफ ये इस तरह कार्बन और कार्बन लगी होगी, वो ब्यूटेनोन होगा। ठीक है, ब्यूटेनोन। और ये हम लास्ट में लगाएंगे ओन शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां देखेंगे। 10 क्वेश्चन कौन सा है, 10 नंबर। जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट है। और कौन सी है, जब भी धातुएं इससे HCl से नहीं, अम्लों से, तनु अम्ल से अब क्रिया करती हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और ये भी बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 14:1 ना भैया, 0 तो बहुत प्रबल अम्ल होता है और 1 भी प्रबल आएगा। तो pH मान शुद्ध जल का कितना होता है, ये उदासीन का भी होता है। ठीक है, उदासीन pH मान कितना होता है, 7, और 14 जो होता है प्रबल क्षार कहलाएगा। अब आते हैं हम अमलगम की तरफ। अमलगम जो होता है वो एक तरह से मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु का मतलब, देखो उपधातु तो नहीं कह सकते, युग्म भी नहीं कह सकते, विषमांगी मिश्रण भी नहीं कहते, है तो मिश्रण, लेकिन वो धातुओं का है। धातु क्या है, इसमें कोई पारा है और पारे में कोई धातु मिलाएं, तो वो मिश्रण जो है वो अमलगम कहलाएगा। भाई हम छोड़ सकते हैं, देखेंगे लोहे को छोड़ दें, ठीक है, टंगस्टन को छोड़ दें और टेटलम को छोड़ दें, तो इन चीजों को छोड़ करके वाकई में मिलेंगे तो वो अमलगम बन जाएंगे। कब, जब हम पारे में, पारे भी तो धातु है, पारा एक धातु है ना, है तो पारे में कौन सी मिलाएं चीज, अन्य चीजों को मिलाएं, तो ज्यादातर वो मिश्र धातु बन जाएगी और वो अमलगम कहलाएगा। समझ में आपके आ गई होगी। नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। तो एल्कीन, एल्कीन का मतलब होता है एथिलीन, क्या होता है एथिलीन, और एल्काइन का मतलब होता है एस्टीलीन, और एल्केन का मतलब होता है एथेन। मेथेन और एथेन जो आते हैं वो एल्केन में आते हैं। और एल्कीन में कौन आता है, एथिलीन, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन में जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो होता है एस्टीलीन। आपके समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, तो ये कौन सा है, एथिलीन इसका आंसर हो गया। अब देखो भाई, हम आ जाते हैं बायो के प्रश्नों में। चलो भाई, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। देखो द्विखंडन के द्वारा जो जनन होता है वो पैरामीशियम में भी होता है भाई, और अमीबा में भी होता है, और यूग्लिना में भी होता है। ठीक है, इसका मतलब सभी के सभी आंसर में हमें डी करना चाहिए, उपयुक्त सभी। अब आता है 15 नंबर। आलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग होते हैं। देखो आलिंद जो है, जो हृदय होता है उसके 2 भाग होते हैं, और नीचे भी निलय के 2 भाग होते हैं। तो आलिंद और निलय कुल मिलाकर 4 भाग होते हैं इसके। तो ये हैं किसके, ये हृदय के हैं। किसके हैं ये, हृदय के। समझ में आ रहा होगा। 16 नंबर देखें। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी पादप के ये पादप के वनस्पति के। ठीक है, तो ये किसका, मानव का। ये इंसुलिन जो है वो मानव के अग्नाशय से स्रावित होता है, इसलिए ये नहीं है।
पादप का हार्मोन नहीं है, तो ये तो हार्मोन ऑक्सिन, पादप का, ये भी पादप का, ये भी पादप, कौन है? इंसुलिन। ये मानव के अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है, ये मानव का एक हार्मोन है इंसुलिन, सही है। अब आता है पुष्प के जनन अंग हैं वाह्य दलपुंज एवं पुंकेसर। दलपुंज एवं स्त्री केसर है तो स्त्री केसर, लेकिन वो पुंकेसर एवं स्त्री केसर है। वो कौन सा है? पुंकेसर एवं स्त्री केसर। ये सी नंबर आपका सही हो जाएगा आंसर। चलो 18 नंबर को भी सही कर लेते हैं। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था? देखो मेंडल ने जो किया था गणित और विज्ञान का अध्ययन जो किया था वो ऑस्ट्रिया की एक राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर एक वियना विश्वविद्यालय वहां से ही किया है। कितना बढ़िया सवाल आया ये ना। अगला, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है? लंबा तना व झुर्रीदार बीज, लंबा तना व हरे बीज पत्र, लंबा तना व गोल बीज पत्र है। ये लंबा तना और गोल मटर पर है, तो ये इसका आंसर। 20वां क्वेश्चन और कर लेते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रांफिंग लेवल बनाते हैं उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता। तो इसमें बनाते हैं उत्पादक। ये नंबर हमारा यहाँ सही रहता है। इस प्रकार से आपने सभी के सभी OMR क्वेश्चन कर लिए। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मुझे जरूर से जरूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।